गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। हमारी डेट 11 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन होता क्या है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बेटा, एक रिपन्ड एप्पल हमेशा, मतलब कोई भी एप्पल जो पेड़ पर होता है वो हमेशा नीचे ही गिरता है, अर्थ पे गिरता है ना। तो न्यूटन ने डिड्यूस किया कि वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, मतलब उसने जानने की कोशिश की वो नीचे ही क्यों गिरता है, कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ फोर्स लगाती है। जो अपना फोर्स अर्थ लगा रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसी को आगे जाके उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया है। देखो, मून है जो हमारे अर्थ के अराउंड कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है, उसके पास क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ, जैसे मून घूम रहा है, ये अर्थ है, तो सेंटर की तरफ क्या होता है, वो फोर्स लगता रहता है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ के थ्रू। बट दे नेवर कोलाइड, लेकिन वो कभी भी आपस में कोलाइड नहीं होते, स्ट्राइक मतलब भिड़ते नहीं है वो, है ना। सिमिलरली इसी तरीके से जो बाकी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, उसके बेसिस पे, इन सब फैक्ट्स के बेसिस पे न्यूटन ने यह कंक्लूड किया, ये रिजल्ट निकाला कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकोगे वापस नीचे आएगी ही, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, उस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाकी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ, जो कि क्या होता है, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जितना उनका मास है, भार है उन ऑब्जेक्ट्स का, उनके प्रोडक्ट का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर की। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो फोर्स है, जो बीच में लाइन, ये जो आपको दिखा रहा है, फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, जो सेंटर्स आपस में जुड़ रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के, वही क्या है, फोर्स वाली लाइन है। अब देखो, इससे समझो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, इसका मास m है, इसका भी एक मास है m, ठीक है, ये कैपिटल M है, एक छोटा m है, मतलब जो इनका भार है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, d है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर्स, वो क्या है, d है। अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में F है, इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बी F, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना, जो आकर्षित करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको हम मान के चल रहे हैं F। ठीक है, तो एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स है F है इनके बीच में, वो क्या है, मैंने आपको बताया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, उनके मासेस का मल्टीप्लाई, इसका मास m है, इसका छोटा m है, तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट m मल्टीप्लाई m। ये क्या है, ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये इससे संबंध रखता है, इसका मतलब क्या है, इससे संबंध रखता है। अगर इधर कुछ भी घट बढ़ रहा है तो इधर भी वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, वो इसके प्रोपोर्शनल है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। दूसरा मैंने आपको लाइन बोली थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर्स, उनकी बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स होगा उसका उल्टा। देखो, प्रोपोर्शनल खाली अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हो तो आप उसके सामने लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे x है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y की, तो आप उसको लिखोगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। लेकिन अगर दिया जाए जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y की, तो आप इसको लिखोगे x है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लिखोगे 1/y। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया इन्वर्सली और डायरेक्टली। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्सली का काम कैसे आता है, ये कि कैसे हम संबंध जो मैं आपको बता रही हूँ कि घट रहा है बढ़ रहा है, कैसे इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से हम एक एक कॉन्सेप्ट करके चलेंगे। अब देखिए, तो ये दो इक्वेशंस अगर मैं इनको
मिला दूँ, एक साथ लिख दूँ, तो देखो एफ इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 1/t², डी स्क्वायर नीचे है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने एक साथ मिला के इसको इस तरीके से लिख दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। वो कांस्टेंट होता है कि जो आपने चीज़ें ली हैं, जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं, उसके हिसाब से आता है वो कि क्या चीज़ आपने निकाली है। हर चीज़ के लिए जो कांस्टेंट अलग होता है, जैसे टेम्परेचर के लिए अलग होगा, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इसके लिए अलग होगा, या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो कांस्टेंट किसका होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होगा। तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल साइन अगर मुझे हटाना है और इक्वल टू लगाना है तो मैंने यहाँ एक कांस्टेंट ऐड कर दिया g। तो जो g है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये होती है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, जो कांस्टेंट रहता है सेम रहता है, बदलता नहीं है। तो जो वैल्यू 3 है वो हमेशा 3 रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ x है, x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसको 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 कुछ भी आ सकती है। तो जी क्या है, कांस्टेंट इसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो कि होती है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको जी की जगह ये यूज़ करना है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। क्या इंपॉर्टेंस होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए, जैसे कि जो फोर्स है वो हमको बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है अर्थ से, ठीक है। दूसरा जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ, वो भी किससे होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो अट्रैक्ट करती है उसको, ठीक है, सेंटर की तरफ उसको बांध के रखती है, इसलिए वो चारों तरफ हमेशा उसके घूमता रहता है। तो जो मोशन है अर्थ के अराउंड मून का, वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस को बताता है। जो मोशन है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो भी इसी की वजह से होता है। और जो टाइड्स हैं, बढ़ती हैं या घटती हैं, टाइड्स क्या होती है, बड़ी बड़ी लहरें होती है ना पानी की, वो होती है टाइड्स। तो जो टाइड्स हैं इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, वाटर लेवल का, वाटर लेवल जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है टाइड्स का, वो क्या है, समुद्र के अंदर, ड्यू टू द मून एंड द सन। वो किसकी वजह से होता है, सन और मून की वजह से होता है। और सन और मून किस पे डिपेंड करते हैं, जो फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो फ्लो ऑफ वाटर इन द, क्योंकि इनके अंदर भी तो फोर्स है ना बेटा, सबका अपना अपना फोर्स होता है। हर चीज़, जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती हैं, न्यूटन ने यही तो बताया था। अब देखो फिर है फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर, नदियों में जो पानी बहता है, और है फॉर रेनफॉल, रेनफॉल के लिए भी। ये सब जो फिनोमेना है इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। अब देखिए, डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई कैसे कैसे हम ये जो आपके मून सन है कैसे ये करते हैं, ये चीज़ें हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब फोर्सेस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। वो हम चैप्टर में फर्दर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं समझ में आ रहा, ये अभी तो ये सिर्फ क्या है, आपका इंट्रो है। आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशन क्या है, कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है, जो वो फोर्स लग रहा है वो क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं आज के। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपके 4 क्वेश्चंस आज आपके गिवन है, ठीक है। तो 4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो आप लिखोगे द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आंसर नंबर 1 मिल गया आपको सोल्यूशन फर्स्ट का। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस में आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है बहुत सारे फिनोमेना, जैसे द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो फोर्स हमें बांध के रखता है अर्थ से। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जो प्लैनेट्स हमारे सन की तरफ घूमते हैं।
और जो टाइड्स, जो लहरें बढ़ती या घटती रहती हैं मून और सन की वजह से। और आपका लास्ट जो पॉइंट है वो है फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर और फॉर रेनफॉल, नदियों में जो पानी बहता है और जो रेनफॉल बारिश होती है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, What would have happened if there was no gravitational force? Write your views। क्या होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होगा ही नहीं? तो देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम फ्लोट करेंगे, हवा में तैरेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट नहीं करेगी हमें। और ऐसा ही इस केस में क्या होगा, ऐसा ही ये केस अगर होगा तो जो सन है वो भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं करेगा, फोर्स ही नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ को अपनी तरफ वो खींचेगा ही नहीं एक दूसरे पे। क्योंकि मैंने बताया कि जो न्यूटन ने क्या बोला था कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी बेटा उस पर उतना ही फोर्स लगाता है। ये हमने अपने मोशन चैप्टर में भी जो न्यूटन्स के लॉ है उसमें भी किया है ना। तो जो सन है वो भी फोर्स नहीं लगाएगा, ग्रेविटेशनल पुल नहीं, कि वो भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो जो अर्थ है वो स्पेस में क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट डज जी डिनोट्स इन द इक्वेशन फॉर यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? जी क्या बताता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में और उसकी वैल्यू क्या है? तो देखो, जो जी है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है ये, यहाँ पे बेटा ये -11 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिखोगे। इसकी जो वैल्यू है वो कैसे लिखोगे आप, ये वैल्यू लिखोगे 6.673 मल्टीप्लाई 10। यहाँ तक तो ठीक है, ये माइनस जो 11 है ये ऊपर आएगा पावर में। ठीक है, ये आपको ठीक करना है। आप या तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज़ जो है आप एज इट इज़ अपनी वर्कशीट में से कर सकते हो। देखो, ये चीज़ ऐसे लिखनी है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारे आज क्वेश्चंस हो गए। ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और पूरी वर्कशीट भी। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी तरह का तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।